बिजनेस लॉ यूनिट 4 सेल ऑफ गुड एक्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं क्या है। डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड। सेल ऑफ गुड क्या है? तो सिंपल लैंग्वेज में सब लोगों को पता है, a contract of sale of good is a contract where seller transfer or agree to transfer the property in goods to the buyer for a price। सिंपल है। सेल ऑफ गुड का मतलब सिंपल है कि जहाँ पे सेलर अपना प्रोडक्ट बायर को बेचता है या तो बेचने के लिए रेडी होता है। दिस डेफिनेशन इंडिकेट द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल मीन्स कैरेक्टरिस्टिक, क्या कौन से एलिमेंट जरूरी है। सिंपल है। नंबर वन, टू पार्टीज कौन सी होगी? वन इज बायर, वन इज सेलर। बायर वो इंसान होता है जो गुड्स खरीदना चाहता है और सेलर वो इंसान होता है जो गुड्स बेचना चाहता है और बेचने के लिए एग्री होता है। पॉइंट नंबर टू, गुड्स। अब कॉमन, देयर मस्ट बी गुड्स बिकॉज गुड्स आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कौन सा मैटर है? सब्जेक्ट, क्योंकि विदाउट गुड्स ना बायर खरीदेगा ना सेलर बेचेगा। अब गुड्स क्या है? तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू वन अनदर। गुड्स का मतलब हर चीज को गुड्स बोला जाता है। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा हुआ है। So in contract, goods means every kind of movable property except immovable, auctionable claim and property. थर्ड वन इज प्राइस। प्राइस का मतलब जब भी तुम गुड्स खरीदते हो बेचते हो तो डिसाइडिंग फैक्टर जो कंसीडरेशन होता है, कंसीडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न होता है, वो होती है प्राइस। In a contract of sales, goods are sold for price. So there must be price. Price is the money consideration in contract of sale. Further, price must be paid in terms of money. Price is the basic necessity for the contract of sale. क्लियर? पहला होता है दो पार्टी, दूसरा है गुड्स, तीसरा है प्राइस, चौथा आता है ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? तो प्रॉपर्टी इन गुड मीन्स ओनरशिप ऑफ गुड, गुड्स की मालिकी, गुड्स का हक। तो कॉमन है, टू एस्टैब्लिश अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स द ओनरशिप ऑफ गुड मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर। सिंपल है, व्हेन द ओनरशिप इज ट्रांसफर इमीडिएटली इट बिकम एब्सोल्यूट सेल। जैसे जैसे ही तुमने माल दिया, पैसा ले लिया, इसका मतलब तुमने ओनरशिप जैसे ही सेल किया ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दी, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट सेल बोला जाता है। बट व्हेन सेलर एग्री टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ गुड, एग्री अभी तक ट्रांसफर किया नहीं, इन फ्यूचर देने वाला है, तो इसको बोला जाता है एग्रीमेंट ऑफ सेल। एंड पॉइंट नंबर 5 इज ऑल एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एंड ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, ना जो चीज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आती है वो सब एलिमेंट भी मौजूद होना ज़रूरी है। तो दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक, डिफाइन सेल ऑफ गुड्स एंड एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? नाउ कम राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गुड्स। गुड्स है क्या और कौन से टाइप्स के गुड्स होते हैं? तो ऑलरेडी हमने पहले ही पढ़ा कि गुड्स आर द सब्जेक्ट मैटर इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। सब्जेक्ट मैटर है। So we know that sale means transfer of ownership of good from seller to buyer for price. This indicate that for making a contract there must be goods, and goods are the subject matter of contract of sales. Subject matter of contract of sales. Goods means every kind of movable property except इमूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स नहीं बोला जाएगा, ऑक्शनेबल क्लेम को गुड्स नहीं बोला जाएगा, एंड मनी, क्यों मनी को गुड्स नहीं बोला जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी वो एक जात का प्राइस है। सो गुड्स इंक्लूड स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास which are attached to the part of the land which are agreed to be served before sales। यानी सिंपल है, गुड्स का मतलब हर वस्तु आ गई, यहाँ तक के घास,
स्टॉक स्टेट हर प्रकार की वस्तु जिसको तुम ट्रांसफर कर सकते हो उसको गुड्स बोला जाता है। अब हमारा क्वेश्चन है कौन से टाइप्स के गुड्स होते हैं। तो पहला ये एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब क्या होता है, ये वो गुड्स होते हैं कि जब ओनर खरीदने आता है तो उस समय सेलर के पास मौजूद होना जरूरी है। They are those goods which are owned and possessed by seller, which are owned and possessed by seller at the time of sale. उसको बोला जाता है existing good. Only existing good can be subject matter of sale. क्लियर। अब एग्जिस्टिंग गुड में कितने टाइप के गुड है, तीन। तो नंबर वन स्पेसिफिक गुड। स्पेसिफिक गुड का मतलब सीधा के सीधा पता ही चलता है स्पेसिफिक। They are those goods which are identified and agreed upon by the buyer at the time of contract of sale. Example देखो, out of two cars A and B, the buyer agreed to buy car A. So here car A becomes specific goods. सीधे से एग्जाम्पल है। स्पेसिफिक का मतलब जो स्पेसिफिक जरूरी है। Number two, as certain goods. As certain goods are those goods which are as certain by buyer, यानी determined by the buyer, subsequent to the formation of contract of sale. Subsequent यानी contract of sale के पहले। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, कि जैसे मैं सेलर के पास गया तो मैंने सेलर को बताया कि भाई सेलर, मेरे को ये क्वालिटी चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए, ये कलर में चाहिए, क्या आपके पास ये अवेलेबल है। इसको बोला जाता है एज सर्टेन गुड्स। एंड ऑन एज सर्टेन गुड्स का मतलब क्या होता है, दे आर दोज गुड्स विच आर नॉट आइडेंटिफाइड। बस यही फर्क है, वहां पे आइडेंटिफाइड होते हैं, यहाँ पे आइडेंटिफाइड नहीं होते एट द टाइम ऑफ सेल। दे आर डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन और मे बी अ पार्ट ऑफ लोड। देखो एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छा दिया हुआ है। ए डिजायर टू बाय अ हॉर्स फ्रॉम बी। ए की इच्छा क्या है कि बी के पास से हॉर्स परचेस करे। बी सो हिम 8 हॉर्स। कितने हॉर्स बताता है, 8। सपोज ए एग्री टू बाय अ पर्टिकुलर हॉर्स, द पर्टिकुलर हॉर्स विच इज आइडेंटिफाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक गुड। सीधी बात है कि भाई मेरे को ये घोड़ा पसंद है, इसका मतलब वो दूसरे 7 घोड़े की कोई वैल्यू ही नहीं रही, तो ये गुड्स को स्पेसिफिक गुड्स बोला जाएगा। मगर सेम कंडीशन आगे देखते, इफ ए प्रोवाइड सर्टेन डिस्क्रिप्शन ऑफ द हॉर्स। ए प्रोवाइड सर्टन डिस्क्रिप्शन के, जैसे भाई मेरे को रेड या वाइट कलर में चाहिए, बराबर, ये नस्ल का चाहिए, इतना छोटा बच्चा चाहिए। तो देखो लिखा हुआ, इफ ए प्रोवाइड सर्टन डिस्क्रिप्शन ऑफ द हॉर्स which he desired to buy, and when such horse is separated from the lot, it become as certain. Till the particular description is as certain, all the horses are unas certain। यानी जब तक ए उसको अलग अलग नहीं करता, अपनी कंडीशन नहीं बताता, वहां तक बी के लिए आठों आठ हॉर्स बेचने के लिए, तो वहाँ आठों आठ हॉर्स अनएज सर्टन गुड्स कहे जाएंगे। क्लियर। तो पहला हुआ एग्जिस्टिंग गुड्स। दूसरा आता है फ्यूचर गुड। तो नाम से ही पता चलता है फ्यूचर गुड्स का मतलब ये वो गुड्स होते हैं विच आर नॉट इन द पोजेशन ऑफ सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी जब बेचाण का कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस समय सेलर के पास पोजेशन में नहीं थे, but which will be manufactured, produced or acquired by him after the formation of contract। यानी कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद सेलर उसको मैन्युफैक्चर करेगा या प्रोड्यूस करेगा या तो एक्वायर करेगा, खरीदेगा, ताकि वो अपने ग्राहक की जरूरत को पूरा कर सके। उसके बोलते हैं फ्यूचर गुड। एंड कंटीजेंट गुड, ये कुछ काम का ही नहीं है, सिंपल है, ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है यूनिट 1 में, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो स्पेसिफाई है, दे आर दोज गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच सेलर डिपेंड अपॉन सर्टन कंटीजेंसी। कंटीजेंसी का मतलब सिचुएशन, विच में और विच में नॉट हैपन, यानी अगर ये होगा या नहीं होगा तो ही मैं आपसे ये गुड्स खरीदूंगा, उसको बोला जाता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। बराबर। तो इसी तरह जो गुड्स होते हैं जो स्पेसिफिक इवेंट के होने की वजह से या तो इवेंट के नहीं होने की वजह से परचेस किए जाएंगे, उस टाइप के गुड्स को बोला जाता है कंटीजेंट
goods. Clear? Your third question is explain the difference between sale and agreement to sell. सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस क्या है? तो अकॉर्डिंग टू इंडियन सेल ऑफ गुड एक्ट, a contract of sale of good is a contract where seller transfer or agree to transfer the property in goods to buyer for a price. सीधा है कि सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे सेलर बेचेगा या बेचने के लिए रेडी होगा गुड्स को, किसको? टू द बायर, किसके बदले में? फॉर अ प्राइस. So this definition indicate that in contract of sale, the seller transfer or agree to transfer the goods to buyer. Now, अब देखो ध्यान देना, when ownership of goods is immediately transferred, it become absolute or unconditional sale, जिसको अपने सेल ही बोलते हैं. But when seller just agree to transfer the ownership, इट इज ओनली एग्रीमेंट टू सेल. किसी क्या बोलता है कि अभी मेरे पास नहीं, मैं आपको आने वाले समय में बेच दूंगा, मगर ये मैं आप ही को बेचूंगा, तो इसको बोला जाता है एग्रीमेंट टू सेल. देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल. तो नंबर वन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. इन सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स, it immediately transfer from seller to buyer. So buyer become owner and seller cease to be owner. Cease का मतलब क्या होता है कि जैसे ही मैंने माल बेचा, सेलर की ओनरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो गई. While in agreement to sell, ownership is not immediately transferred. The ownership is to be transferred at future time, क्योंकि मालिकी तुमको कब मिलेगी? आने वाले समय में. So seller remain the owner and buyer does not become the owner of the goods. सीधा के सीधा ही बताया. सेकंड आता है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये कौन से प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है? तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कौन से प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है. अ सेल इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या हो गया? जहां पे दो पार्टी ने अपना काम कंप्लीट कर दिया है. बिकॉज इन सेल नथिंग रिमेन टू बी डन देयर आफ्टर. बट एन एग्रीमेंट टू सेल इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट जो आने वाले समय में होने वाला है. क्लियर? नंबर थ्री, रिस्क ऑफ लॉस. रिस्क किसको होगा? नुकसान का रिस्क किसको लेना है? तो कॉमन है, रिस्क डिपेंड करता है ओनरशिप पे. ऑलरेडी वी नो, तो देखो लिखा हुआ है वी नो दैट रिस्क फॉलो द ओनरशिप, दैट इज हुएवर इज द ओनर he has to suffer the risk of loss. तो सिंपल है कि इन सेल, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जैसे ही ओनर ने, सेलर ने बायर को गुड्स सेल कर दिया, ऑटोमेटिकली गुड्स का ओनर हो जाएगा बायर. तो अगर कोई नुकसान होता है देन बायर हैज टू सफर द लॉस. बट इन एग्रीमेंट टू सेल अभी तक सेल हुआ नहीं है, सिर्फ एग्रीमेंट है. इसका मतलब अभी भी ओनर एग्रीमेंट टू सेल में सेलर ही है. तो अगर इस दरमियान कुछ लॉस हो जाता है, कुछ अनसर्टेनिटी हो जाती है, तो पूरी की पूरी रिस्क की जिम्मेदारी सेलर के ऊपर रहेगी. क्लियर? ये पॉइंट नंबर थ्री था. पॉइंट नंबर फोर, टाइप्स ऑफ गुड्स. कौन से प्रकार के गुड्स हो गए? तो भी हमने टाइप्स ऑफ गुड्स में पढ़े. अ सेल कैन टेक प्लेस ओनली ऑफ एग्जिस्टिंग एंड स्पेसिफिक गुड. एग्जिस्टिंग एंड स्पेसिफिक का मतलब जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है. बट एग्रीमेंट टू सेल इज मोस्टली ऑफ फ्यूचर, यानी जो आने वाले समय में फ्यूचर में बनाने वाला है. या तो कंटीजेंट. कंटीजेंट का मतलब कोई सिचुएशन में और मे नॉट हैपन होगी. तो क्लियर? तो इस प्रकार के गुड्स होते सेल और एग्रीमेंट में. उसके बाद पॉइंट नंबर फाइव आता है जनरल एंड पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. बहुत काम का पॉइंट है, ध्यान देना. अ सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अ सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्लस कन्वेयंस एंड इट क्रिएट जस्ट इन रेम. याद रखना, जस्ट इन रेम. एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. इसका मतलब क्या होता है
इट गिव अ बायर अ राइट टू एंजॉय द पोजेशन एज वेल एज ओनरशिप। सीधी बात है, सेल में क्या होता है, जैसे ही तुमने गुड्स बेचा ऑटोमेटिकली बायर ओनर बन जाता है, बायर के पास पोजीशन आ जाता है। तो बायर जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है उसको इस्तेमाल कर सकता है। बट एग्रीमेंट टू सेल क्या है, जस्ट इन पर्सोनम, जस्ट इन, ये जस्ट पढ़ा जाएगा, ये लेटिन शब्द है, जस्ट पढ़ा जाएगा, जस्ट नहीं है ये, क्या पढ़ा जाएगा, जस्ट, जस्ट इन पर्सोनम, जिसका मतलब इट गिव बोथ द पार्टी राइट टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेन ईच अदर, अपने एक दूसरे के सामने कर सकते। क्लियर। Point number 6 is consequence, असर, consequence means असर of breach by buyer, breach means तोड़ना, अगर बायर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसका असर क्या होगा। तो देखो लिखा हुआ है, आफ्टर सेल if there is breach of contract by buyer द सेलर कैन स्यू फॉर प्राइस, सेलर उसके पास प्राइस के लिए केस कर सकता है। क्यों, क्योंकि सेल हो चुका है। इवन दो गुड्स आर इन पोजीशन, वो महत्व नहीं है, बट इन एग्रीमेंट टू सेल इफ देर इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय बायर द सेलर कैन स्यू ओनली डैमेजेस, ओनली डैमेजेस के तेरे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने से जो नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई तुझे करनी पड़ेगी। क्लियर। पॉइंट नंबर 7, राइट टू रीसेल। सिंपल है कि इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेलर रीसेल नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि कॉमन है, जैसे ही उसने सेल किया ओनरशिप किसके पास चली गई थी, बायर के पास। तो राइट टू रीसेल का अधिकार एग्रीमेंट सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में नहीं होता। बट इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल द सेलर कैन रीसेल द गुड एंड इफ बायर टेक द कंसिडरेशन ही कैन गुड टाइटल ओवर द गुड। मगर एग्रीमेंट टू सेल में माल बिका नहीं है, सिर्फ बेचने की एग्रीमेंट हुए, तो ये कंडीशन में अगर बायर कुछ सिचुएशन अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है तो सेलर एग्रीमेंट टू सेल में वो गुड्स किसी और को सेल कर सकता है, जिसको बोलते हैं रीसेल। क्लियर। पॉइंट नंबर 8 इज इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब अगर खरीदने वाला नादाल जाहिर हो जाता है, बैंक करप्ट हो जाता है, कंगाल हो जाता है, तो क्या है, आफ्टर सेल, देखो शब्दों पे ध्यान देना, आफ्टर सेल if buyer become insolvent before the payment of price seller must deliver goods to official receiver of the court। कॉमन अपना पढ़ा था ना, बैंक में जाके क्लियर करता है, अकाउंट में पढ़ा था ना, लिक्विडेटर डिक्लेयर 0.50 डिविडेंड डेटर पास से, यानी वो अपना डिविडेंड प्राइस का ऑफिशियल रिजर्व कोर्ट में जाके अपनी प्राइस का डिविडेंड रिकवर कर सकता है। मगर एग्रीमेंट टू सेल की बात होती है, if seller become insolvent the buyer can recover। in agreement to sell if buyer become insolvent the seller is not bound to deliver the goods। सीधी बात है, एग्रीमेंट हुआ है ना, पता चल गया कि खरीदने वाला इंसॉल्वेंट हो गया है, तो बायर सेलर क्या करेगा, वो माल बेचेगा ही नहीं, भाई तू पैसा दे मैं तेरे को माल प्रोवाइड कर देता हूँ। क्लियर। सेम ऑपोजिट वाइज वर्सा आता है इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, मोस्ट टाइम पे टॉपिक है, शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछा जाता है रिपीटेड। प्रिंसिपल ऑफ कैवियट एम्प्टर। कैवियट एम्प्टर का मतलब लेट द बायर बी अवेयर, यानी कस्टमर या ग्राहक या बायर वो जानकार होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। डिस्कस इस एक्सेप्शन। क्लियर। देखते हैं, in the law of goods of sale of good act there is a principle or rule that let the buyer be aware। इसका मतलब क्या होता है, while buying the goods buyer should carefully and cautiously examine the goods before he buy। सीधी बात है, जब भी तुम माल खरीदने जाते हो
तो तुमको ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है, तुमको माल देख लेना है, माल की जांच करनी है, माल की पड़ताल करनी है, उसके बाद आपको परचेज करना है। When the buyer purchases the good at his own risk and judgment, it is not the duty of seller to point out the defect in the good. सीधी बात है, कोई भी बेचने वाला थोड़ी बताएगा ये माल में ये लिमिटेशन है। कॉमन सी बात है, तुम ग्राहक हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, पूछो। So, when the buyer purchases the good at his own risk, he must check the goods. If the goods turn out to be defective or do not suit his purpose, he cannot blame the seller. Simple है कि भाई अगर ग्राहक ने चेक करे बिना, चेकिंग करे बिना गुड्स परचेज कर लिया ने कुछ गुड्स में खामी निकली तो वो सेलर को ब्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल जो बोलता है लेट द बायर बी अवेयर। तुम खरीदी करने जाते हो तो तुम जांच पड़ताल करके जाओ कि गुड्स कैसा है, कौन सी क्वालिटी का है, कितने में लेना चाहिए, किस प्रकार का गुड्स है। क्लियर? बाद में कोई तकरार चलेगी नहीं। देखो एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है कि 300 रुपये की बायर वॉच खरीदता है, मगर मार्केट में वो वॉच की कीमत कितनी है? 200। तो वो सेलर पे क्लेम नहीं करेगा भाई तूने 200 वाला माल 300 में क्यों दे दिया, भाई तूने 300 में खरीदी क्यों? क्योंकि भाई सेलर है, सेलर तो जो चाहे वो बेचना चाहेगा। तो बायर की भी जिम्मेदारी है कि जब वो गुड्स खरीदने जाए तो सही तरीके से जांच पड़ताल करे, पीछे से कोई ब्लेम करेगा तो नहीं चलेगा। मगर ये रूल्स के भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ लिमिटेशन है, कुछ अपवाद है, कुछ पाबंदियां है। तो क्या पाबंदियां है वो हम देखते हैं। नंबर 1, फिटनेस फॉर बायर परचेस। बहुत बड़ी चीज बोली है। जैसे मैं दुकान में खरीदी करने गया ने मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि साहब मेरे को मेरे पे सूट होए ऐसे कपड़े निकाल के दो। यानी मैंने जाते ही दुकान में पूरी सोल्जरी, कस्टमर ने पूरी सोल्जरी सेलर पे डाल दी। तब यहाँ पे सेलर की ड्यूटी है कि उसके मकसद के मुताबिक, जैसे मैंने बताया कि भाई मुझे शादी में पहनना है, मुझे किसी के मरण में पहनना है, मुझे किसी की बर्थडे पार्टी में पहनना है, मुझे मेरी बर्थडे पार्टी में पहनना है, आप वो हिसाब से कपड़े निकाल के दो। यानी जहाँ पे बायर ने अपनी फिटनेस का मकसद पहले से बता दिया सेलर को, तो यहाँ पे बायर भी अवेयर रूल्स अप्लाई नहीं होगा। देखो लिखा हुआ है, if the buyer inform the seller about the purpose and it depend upon the skill and judgment of seller, then it is the duty of seller to supply suitable goods for the purpose. In spite, if the goods supplied by seller are not suitable, then seller is liable. Seller is liable. बराबर समझ में आती, यहाँ पे कैवियट एम्पर का रूल लागू नहीं पड़ा। नंबर 2, सेल अंडर पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। अगर कोई प्रोड्यूसर या तो कोई सेलर ट्रेडमार्क प्रोडक्ट या पेटेंटेड प्रोडक्ट या तो कॉपीराइट प्रोडक्ट बेचता है तो वहां पे सीधा के सीधा रूल्स होता है कि भाई जैसा तुमने बताया वैसा होना चाहिए। वहां पे बायर आपसे सलाह सूचन नहीं करेगा। क्लियर? देखो लिखा हुआ है, when goods are sold under patent or trade name, there is no condition that goods should be reasonable fit for particular purpose. In this case, buyer has to depend upon skill and judgment of the seller. सीधा के सीधा कि ट्रेडमार्क ने पेटेंटेड होगा इसका मतलब ब्रांडेड होगा, प्राइस ज्यादा होगी, तो यहाँ पे सेलर की जिम्मेदारी आ जाती है कि अगर वो ट्रेडमार्क प्रोडक्ट जैसे रेमंड, कुटॉन्स, ब्लू बुढ़ा, ये सब ट्रेडमार्क है, पेटेंटेड प्रोडक्ट है, पेटेंटेड कपड़े है, तो वहां पे तुम कपड़े लेने जाओगे तो डिफेक्टिव निकलेगा तो जिम्मेदारी बायर की नहीं है, बायर जिम्मेदारी पूरी की पूरी सेलर की है। नंबर 3, मर्केंटाइल क्वालिटी। मर्केंटाइल क्वालिटी का मतलब क्या होता है? तो सीधा इन केस ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि भाई पहले से ही तुमने डिस्क्रिप्शन, जैसे नहीं बोलते गुड्स के पीछे लिखेला होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, मैं दवाई लेने गया सब्बीर भाई के वहाँ से, मेरे को दवाई लिख के दी सब्बीर, डॉक्टर सब्बीर के वहाँ से मुझे दवाई लिख के दी, तो पावती में दवा के केमिस्ट के पास लेके गया तो केमिस्ट ऐसा नहीं बोलेगा भाई ये सब्बीर भाई की दवा के बदले में आपको अच्छी दवाई देता हूँ सस्ते में। मर्केंटाइल एंड डिस्क्रिप्शन दे ही दिया है, तो देर इज अ कंडीशन दैट गुड्स शैल बी ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी।
Here if goods are not of merchantable quality, seller will be held liable. Number 4, usage of trade. When due to some custom or usage of trade, there is implied condition and warranty. अब condition and warranty क्या, वो next question में चालू होने वाला है. तो वो कंडीशन के अंदर भी पूरा के पूरा सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा. पॉइंट नंबर 5, कंसेंट बाय फ्रॉड. वेयर द कंसेंट मीन्स इच्छा, वेयर द कंसेंट ऑफ बायर इज ऑब्टेन बाय फ्रॉड, और इफ सेलर इज इंटेंशनली कंसील्ड अ डिफेक्ट, उसने जानबूझ के कोई डिफेक्ट था वो डिफेक्ट बताया नहीं, which could not be discovered on reasonable examination of good, seller will be liable from this. जैसे दिल्ली वाले करते हैं जनरली, सेम कंडीशन कि भाई बाहर आपको दिखाएंगे कुछ और, मगर जब घर जाके आप खोलोगे तो अंदर से निकलेगा कुछ और, वहाँ आप लड़ने नहीं जा सकते बराबर, क्योंकि कॉमन इंसानियत नाम की चीज़ है. तो वही चीज़ है कि भाई जहाँ पे बायर को इंटेंशनली चीट किया जा रहा है, या तो सेलर जानबूझ के डिफीक को छुपा रहा है जो ऑर्डिनरी केस में नहीं दिखते, तो ये कंडीशन में भी पूरा के पूरा जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा वो सेलर होगा. क्लियर. अब इसके बाद वाला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे.